साल पहले। जी हाँ, आज से ठीक 100 साल पहले यानी 24 दिसंबर 1924 यानी आज 24 दिसंबर 2024 से ठीक 100 साल पहले पंजाब यानी अंग्रेजों के जमाने के पंजाब के लाहौर और अमृतसर के आसपास के गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक गरीब परिवार हाजी अली साहब और अल्लाह रखी के यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसको शुरुआत में फीको कहा गया। और फीको अपने बारे में जो दावा करता था वो बहुत चौंकाने वाला था। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जी हाँ, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, ये फीको का वो अंदाज है जिसके बाद शायद लगता है कि फीको के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड की दुनिया का, बॉलीवुड का, फिल्मी जगत का वो सितारा जिसने अकेले अपने दम पर वो मिसाल कायम की, वो रिकॉर्ड्स बनाए जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए और पूरी पूरी टीम नहीं बनाई। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की। आज सिर्फ नाम काफी है, चाहे रफी साहब कह लें, चाहे रफी कह लें, चाहे मोहम्मद रफी कह लें, गूगल पर डाल दें या कहीं डाल दें, मोहम्मद रफी को दुनिया जानती है। एक मामूली से गांव में, एक मामूली से परिवार में पैदा हुआ फीको कैसे रफी बना ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो उस जमाने में 100 साल पहले पैदा जरूर हुआ, लेकिन उसके सफर में जो उसने दावे किए, जो बातें की, वो बहुत बेमिसाल हैं। यानी आज जिस चीज की सबसे ज्यादा समाज को, दुनिया को जरूरत है, मेहनत की और आराम को हराम करार दिया गया है। यानी बाकायदा ये नारा भी है कि आराम तो हराम है। उसके बारे में रफी साहब क्या कहते हैं, सुनिए। आराम है हराम, भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम। मोहम्मद रफी और एक सिंगर, बॉलीवुड का वो सितारा जिसने हर टॉपिक पर लगभग अपने अल्फाज से लोगों को मैसेज दिया है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। आज यूक्रेन के अंदर युद्ध है, खून खराबा है। आज गाजा के अंदर खून खराबा है। दुनिया में आज खून की कीमत क्या हो गई है, उसके बारे में रफी साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, हमने आलम का खून है आखिर। अगर बात करें भारत की तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ की पार्लियामेंट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को रचने वाले, लिखने वाले, इसके रचयिता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। इनको भी रफी साहब ने अपने अल्फाज में याद किया है, जरा सुनिए। सितम के हाथ की तलवार टूट जाएगी, ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी। एक बार गले से लगा लो तुम हम दलितों और अछूतों को। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। और अगर भारत की बात करें, धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो श्री कृष्ण की आप महत्ता को समझ सकते हैं और ग्वालों की जरूरत को आप समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। रफी साहब ने इस बात को भी किस खूबसूरती से अदा किया है, जरा ये भी सुनिए। काना
मोहम्मद रफ़ी आज के ज़माने के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने धर्म से ऊपर कर्म को बताया है और कर्म के बारे में मोहम्मद रफ़ी ने किस खूबसूरती के साथ अपने अल्फाज की अदायगी की है, ये आप जरा महसूस कीजिए। अपने दिल में जोश है, अपना खून धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। हाजी अली साहब एक मजहबी शख्सियत थे और आम से परिवार के वो इंसान थे। उनके यानी कई बेटे थे और 8 बहन भाइयों में मोहम्मद रफ़ी यानी फीको बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में उनको गाने का शौक हुआ और बाकायदा वो गुनगुनाते जब थे तो उनके भाई ने उनकी इस टैलेंट को न सिर्फ समझा बल्कि उनको आगे बढ़ने के लिए मौका भी फराहम किया, मौका दिया। हालांकि शुरुआत में परिवार के अंदर विरोध हुआ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का जज्बा और उनका शौक इन तमाम पाबंदियों के दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के एक तरह से क्षितिज पर छा गया और मोहम्मद रफ़ी ने उन टॉपिक्स को भी बाकायदा ऐसे अदा किया कि हर आदमी ये सोचता है कि शायद इससे बेहतर तो कोई अदा नहीं कर सकता। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बता दे भगवान जाए कहाँ, कोई नहीं अपना यहाँ। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। मोहम्मद रफ़ी का जिक्र हो और टॉपिक आप ढूंढते रहें, वो आपका काम है। शराबियों पर हमने बाकायदा आपको एक पूरी सीरीज दिखाई थी कि शराबियों के रिफ्लेक्शन को, उनके जज्बात को, उनकी भावनाओं को और उनके नशे को बिना बोतल को हाथ लगाए, बिना दारू को छुए उन्होंने किस तरह से पेश किया था। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया में बहुत खूबसूरत रिश्तों की बात की जाए तो भाइयों का प्यार, यानी 2 भाइयों के प्यार की अगर आप बात करें, भाइयों के प्यार की बात करें, परिवार में जो मोहब्बत है उसकी अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने राम लखन की मिसाल देकर ये बताया है कि आप अपने भाई से कैसे प्यार करें। सुनिए। राम लखन जीता संग संग रह। माँ का रूप यानी उसकी मिसाल कोई नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है और माँ के लिए रफ़ी साहब ने जो जज्बात अपने उकेरे हैं, जो उन्होंने कहा है और किस अंदाज से कहा है, ये आप उनके बहुत से गाने आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इस गाने को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रफ़ी साहब जज्बात के इजहार करने में बादशाह थे। माई का मनवा में जैसे आप बसे भगवान। हमारी कोशिश रहती है कि हम खबरों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करें, आपको उन टॉपिक से रूबरू कराएं जो अक्सर आपको पसंद आते हैं। हम बिना लिखे, बिना स्क्रिप्टिंग किए आपके सामने पेश हो जाते हैं और अपने आपको हम नैरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उन बातों से रूबरू कराएं जो हमारे आसपास होती हैं। लिखी हुई बातें हैं या लिखी हुई स्क्रिप्टिंग को अगर आप देखते हैं तो शायद आपको मजा तो आता होगा, लेकिन हमको नहीं आता। हम आपसे जब बात करते हैं सीधे संवाद करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक नेचुरल फ्लो में आपसे बात करें। आपसे ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत छोटा सा चैनल है, छोटा सा मंच है, लेकिन आपके सहयोग से ये बहुत हमारे लिए मुकाम रखता है ऊंचा, खास तौर से जबकि आप इसको समझते हो। और हमारी कोशिश ये कभी नहीं रहती कि हम लाखों में या मिलियंस में जाएं और आपको प्रमोशन करके या लाखों रुपए इधर उधर से बटोर कर इसके प्रमोशन में खर्च करके आपको एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं। बल्कि हमारी कोशिश रहती है कि अगर एक व्यूअर भी हमसे हमारी बात को समझते हैं और वो हमको मानते हैं तो हमारे व्यूअर भले ही कम हो, लेकिन वो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आज बात कर रहे हैं संगीत की दुनिया के, बल्कि बॉलीवुड के उस किंग की जो बेताज बादशाह था, जो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं था, जिसकी शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप किसी भी तौर पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, बचपन से लेकर आप जवानी की बात करें, रोमांस की बात करें, आप प्रेमियों की बात करें, भाई बहन के प्यार की बात करें और परिवार की बात करें, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने किसी सब्जेक्ट को, किसी ऐसे सब्जेक्ट को उन्होंने नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने आपके जज्बात को आपकी भाषा में और आपकी भावनाओं के मुताबिक अदा नहीं किया। अगर बात करते हैं देशभक्ति की, तो शायद आपके जहन में बहुत नाम आ जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत गाने हैं जो रफ़ी साहब ने अपने जबान से अदा किए हैं, अपने गले से उनको खूबसूरती बख्शी है। आप सोचते चले जाएं, आपके भी जहन में नाम आ रहे होंगे, ये देश है वीर जवानों का, या फिर कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ये तमाम वो सॉन्ग्स हैं जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने उन गानों को या उन चीजों को आप तक पेश करें जो आमतौर से रिपीट ना होते हों। आप जरा देखिए रफ़ी साहब का ये अंदाज जो कि देशभक्ति को बता रहा है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। आज हर शख्स को यह शिकायत है कि मेटलिस्टिक दौर है, भौतिकवादी युग है। हर आदमी अपने मतलब से बात करता है और अपने फायदे से बात करता है। लेकिन रफ़ी साहब ने इस बात को भी किस अंदाज से अदा किया है, यह आप महसूस कीजिए और सैल्यूट करिए उस महान गायक को कि उसने आपके जज्बात को किस तरह से पेश किया है कि मतलब निकल गया है तो मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। आज बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर को रिसर्च करते हैं और लोगों को हौसला बढ़ाते हैं और ख़ास तौर से काउंसलिंग करते हैं कि नौजवान नस्ल को मायूसी से निकाला जाए और उनको परेशानियों से घबराने के बजाय उनको ये हौसला दिया जाए कि परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी अगर आप हौसला रखेंगे, हिम्मत रखेंगे। यानी हिम्मत ना हारे अगर युवा पीढ़ी, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये काउंसलिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन रफ़ी साहब ने चंद अल्फाज में किस खूबसूरती के साथ नौजवान नस्ल को हौसला दिया है, इसको आप जरा एंजॉय कीजिए। करीब है शब-ए गम के सहर, उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया मगर उदास न हो। रात जुल्म की कट जाएगी, भागेगा अंधियारा, दूर नहीं उजियारा। भारत की बात हो, देशभक्ति की बात हो और भारत के लोगों की परिभाषा की बात हो और उनके अंदर के भाव की बात हो, तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और भारतीयों की जो खूबसूरती है, उनके मन का जो बड़प्पन है और उनकी जो एक तरह से पहचान है, उसके लिए अल्फाज नामुमकिन है। लेकिन रफ़ी साहब ने इस सब्जेक्ट को भी बहुत खूबसूरती से अदा किया है। सुनिए। आओ भक्तों कथा सुनो तुम भारत के इंसान की, जिसने पत्थर में देखी है सूरत उस भगवान की। हरिश्चंद्र ने कुटुंब बिताया, राम गए वनवास में, कृष्णचंद्र की लीला देखी वृंदावन की रात में। पति प्रेम का बल था सीता सावित्री के पास में, भक्तों के भगवान बसे हैं भक्ति और विश्वास में। आने वाली नस्ल देश का भविष्य होती है, यानी बच्चे कल का भारत हैं, कल का भविष्य हैं। और इसी सब्जेक्ट को लेकर अगर बात करें, चाचा नेहरू बहुत कुछ सोचते थे और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी बच्चों को लेकर बहुत गंभीरता से बात करते हैं। उन्होंने टॉय सिटी की बात की है। रफ़ी साहब इस सब्जेक्ट को भी कैसे बता रहे हैं कि बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मैं गाऊं
सो जाओ नन्हे बाबा मेरे सो जाओ। रफी साहब रोमांस की दुनिया के भी बादशाह थे। रोमांटिक सॉन्ग्स और प्रेमियों के जज्बात का इजहार करना कोई रफी साहब से सीखे। बहुत सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, लेकिन सब में वैरायटी अलग अलग है। कोई एक सॉन्ग दूसरे से मैच नहीं करता और कोई एक सॉन्ग दूसरे से मुकाबला नहीं करता। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि यह हमारा चैलेंज है कि आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा ज्यादा अच्छा सॉन्ग है किसके मुकाबले में। रोमांटिक एक सॉन्ग मैं आपको सुनवा रहा हूं और आप समझिए कि कितनी वैरायटी रफी साहब के अंदर हर सब्जेक्ट को लेकर थी। सुनिए। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। आज अगर देखें भोजपुरी या पूर्विया समाज या खास तौर से अगर बात करें तो पूर्वांचल के लोगों का एक अलग कल्चर है, बहुत रिच है, और उसको एक्सप्लेन करना और उसको एंजॉय करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत शालीनता के साथ उसको एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन रफी साहब वहां भी मास्टर निकले। कैसे, देखें। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा, पूरा के पतवा सर के डोले मनवा की हिया में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। और पैरोडी तो आज एक सब्जेक्ट बन चुका है। रफी साहब उसमें भी मास्टर थे। सुनिए। कैसे आऊं नदिया के तीर, तेरे कुत्ते की खुली जंजीर है। आपको याद होगा कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लाइब्रेरी बंद थे, हॉस्पिटल्स में पाबंदी थी, सड़कों पर सूनापन था, लेकिन शराब की दुकानों पर भीड़ थी। यानी वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी शाम हुई और शाम रंगीन होने लगी। आज ये बहुत आम सी बात हो गई है। रफी साहब ने शराबियों के जज्बात को और उनकी भावनाओं को बिना दारू को हाथ लगाए हुए कैसे बयान किया है, कैसे उनको रिफ्लेक्ट किया है, ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एक सॉन्ग मैं आपको सुनवा रहा हूं, शायद ये रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन अगर रिपीट भी हो तो माफी के साथ, लेकिन ये मैं रोक नहीं पा रहा। आप जरा सुनिए। मैं शराब मैं गम का मारा हुआ, मुझे तो माफ करो। ठीक 100 साल पहले रफी साहब इस दुनिया में आए और अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी शराफत से न सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट किया, बल्कि उन्होंने एक मजहबी शख्सियत के तौर पर, एक ईमानदार पर्सनैलिटी के तौर पर और उसूलों की जिंदगी गुजार कर उन्होंने बाकायदा लोगों का एंजॉय किया, लोगों को एक तरह से मनोरंजन किया। रफी साहब के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें कहा जाता है कि कुछ विवाद भी हुए। रफी साहब अपने उसूलों की वजह से कभी समझौता न कर सके और उन्होंने उन तमाम टकराव को झेलकर नुकसान भी उठाया और अपने आप को अकेला भी किया। एक जमाने में कहा जाता है कि रॉयल्टी को लेकर लता जी में और इनमें विवाद हो गया। रफी साहब का स्टैंड था कि जब हमने अपना मेहनताना ले लिया और हमें पैसा मिल गया गाना गाने का, तो तमाम जिंदगी रॉयल्टी का कोई मतलब नहीं बनता। यानी उन्होंने उस कमाई को इसलिए ठुकरा दिया कि वो उसूलों के खिलाफ थी। इसके अलावा वो अपने परिवार को और अपने खास तौर से उनके बच्चे जो हैं, शाहिद साहब हैं, शाहिद भाई से हैं, मिला भी हूं, बॉम्बे में रहा हूं। शाहिद रफी साहब हैं, उनके दूसरे बेटे, ये अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन इनको बाकायदा मना किया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में या इसमें नहीं आएंगे। हालांकि एक किताब के जरिए ये बात खोली है, यास्मीन जी हैं, उनकी बहू हैं, उन्होंने इसको बारे में बताया है कि रफी साहब का ये मौक़िफ़ था, ये स्टैंड था, वो ये समझते थे, ये मानते थे कि ये जो भी कुछ उनको अता हुआ है, जो भी ये क्वालिटी उनके अंदर है, ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का करम है और अल्लाह की इनायत है। लोग जब मेरे बच्चों से उस उम्मीद करेंगे, उस टैलेंट की उम्मीद करेंगे, कहीं ऐसा ना हो उस मुकाबले में ये उस जगह ना पहुंच पाए और उनको ऐसा ना हो, या कुछ और वजह थी, उन्होंने बाकायदा स्ट्रिक्टली कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। अभी तक रफी साहब के बच्चों ने एक सादतमंदी का
इजहार करते हुए, मजाहरा करते हुए बाकायदा अभी तक दूरी बनाई हुई है। अपना अलग अलग वो बिजनेस करते हैं। बीच में हम जानते थे, सुना जाता था बुटीक या कोई और बिजनेस करते हैं, कुछ और काम करते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए। हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो चर्चा में तो रहते हैं रफ़ी साहब की यादों के नाम पर, लेकिन रफ़ी साहब अपने उसूलों की दुनिया में, यानी अपने ईमानदारी की वजह से परिवार को भी बांधे रखे रहे और एक शाइस्ता जिंदगी वहां वो छोड़ कर गए हैं। बहुत चीजें हैं हाजी मोहम्मद रफी साहब की, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन एक बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा जिसमें कहा जाता है कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये रफी साहब के ही दम की बात है, जिस अंदाज से उन्होंने ये चैलेंज किया, बल्कि दावा किया कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफी साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके करोड़ों लोगों के दिलों में ऐसे ही बसते हैं कि उनको लोग ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये दावा रफी साहब का ही है। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एंटरटेनमेंट का चैनल तो नहीं है, लेकिन हम खबरों के साथ साथ थोड़ा सा आपका टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी इस तरह के सब्जेक्ट्स भी लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दीजिए।